चंदन नगर गांव के चौराहे में सरला नाम की एक आदिवासी औरत अपने 5 साल के बेटे चिंटू के साथ छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी। लेकिन गांव वालों को सरला का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गांव का एक लड़का विकास मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, इस आदिवासी सरला से मैं परेशान हो गया हूँ। हर दिन सुबह होते ही अपनी बेसुरी आवाज से गाना गाती है और मेरी नींद का सत्यानाश करती है। अगर आपने उसका कुछ नहीं किया तो मैं उसका गाना सुन सुन के पागल हो जाऊंगा। विकास, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। उस करमजली ने मेरे भी नाक में दम करके रखा है। मैं हर दिन उसे अपने घर के आसपास घूमता देखता हूँ। न जाने में मेरे घर के आसपास क्या काला जादू कर रही है। विकास की तरह हर दिन कोई न कोई गांव वाला मुखिया के पास सरला की शिकायत लेकर आता। इस आदिवासी सरला से पूरे गांव वाले परेशान हो गए हैं। मुझे इस कलमुही का कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो सभी गांव वाले गांव छोड़कर शहर भाग जाएंगे। इधर सरला सबसे अनजान अपने बेटे चिंटू को लेकर खुशी खुशी रहती है। बेटा चिंटू, जल्दी आओ, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। माँ, तुमने खिचड़ी बनाया है क्या? मैंने बहुत दिनों से खिचड़ी नहीं खाई। हाँ बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है। पड़ोसी गांव के एक भले दुकानदार ने कुछ राशन मुफ्त में दी थी। ऊपर वाला उस दुकानदार का भला करे। इसी तरह सरला अपने बेटे चिंटू को लेकर जैसे तैसे करके जीवन बिता रही थी। लेकिन वे आदिवासी होने के कारण गांव वालों को एक आंख नहीं भाती थी। एक दिन मुखिया सभी गांव वालों को बुलाकर कहने लगते हैं, ये आदिवासी सरला बहुत ही जिद्दी और ढीठ औरत है। इसे इस गांव से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। हमें उसे गांव से बाहर निकालने का दूसरा कोई रास्ता निकालना होगा। मुखिया जी, उस डायन सरला को गांव से भगाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। क्यों ना हम उस सरला के बेटे को ही गायब कर दें? बेटे के गम में वैसे ही गांव से चली जाएगी। विकास, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर उसके बेटे का हम क्या करेंगे? तुम्हारी ये चाल हम ही पर ना उल्टी पड़ जाए। मुखिया जी, वह सरला अपने बेटे को जैसे तैसे करके बड़ा कर रही है। हम उसके बेटे को ले जाकर शहर में किसी बड़े आदमी को दे देंगे। इससे उस बच्चे का भी भविष्य संवर जाएगा। मुखिया और गांव वाले विकास की बात से सहमत होते हैं और उसी दिन रात को मुखिया, विकास और 2 गांव वाले मिलकर सरला से उसका बच्चा चुराने जाते हैं। इधर सरला अपने बच्चे को लेकर घर के अंदर सोई हुई थी। विकास धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाकर सरला के पास से चिंटू को उठा लेता है। चिंटू को उठाते ही सरला की आंख खुल जाती है। अरे मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो मेरे बेटे को। सरला विकास से चिंटू को छीनने लगती है। तभी घर के बाहर मुखिया जी और 2 गांव वाले अंदर आ जाते हैं। अरे ओ नागिन, छोड़ चिंटू को। ये तेरे पास रहा तो तेरी तरह ही एक सपोला बन जाएगा और हमारी छाती पर मूंग डलता रहेगा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। चिंटू को हमें ले जाने से तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। मुखिया, विकास और गांव वाले सरला पर अपनी क्रोध के कारण उसे बहुत मारते हैं और चिंटू को सरला के पास से लेकर चले जाते हैं। सरला रो रो कर अपने चिंटू को बुलाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही विकास अपने करीबी रिश्तेदार को चिंटू को दे देता है और गांव वापस आ जाता है। उस करमजली सरला ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज उसके बेटे को हटाकर मुझे बहुत सुकून मिला है। विकास गांव वापस आकर मुखिया जी को बोलता है, मुखिया जी, चिंटू को मैं बहुत ही अच्छे इंसान को देकर आया हूँ। वह उसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वह सरला आकर अपने बेटे के बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? उस करमजली की इतनी हिम्मत जो आपसे सवाल पूछे? उसे यहाँ आने तो दीजिए, फिर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद ही आदिवासी सरला दर्द से कतराती हुई अपने बेटे को ढूंढते हुए मुखिया के घर पर आती है। मुखिया जी, आप मुझे मेरे चिंटू को दे दीजिए। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी भी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। देखो सरला, यहाँ कहीं भी तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए यहाँ से चुपचाप चली जाओ। अरे वह मूर्ख गंवार औरत, तेरा बेटा कोई खजाना है क्या जो हम चोरी करके लाएंगे? चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर विकास सरला को मारते मारते गांव से बाहर निकाल देता है और सरला के घर में भी आग लगा देता है। अरे वे आदिवासी औरत, तुम जैसे आदिवासियों का घर जंगल होता है। भाग यहाँ से। खबरदार,
कभी भी यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करना। सरला अपने घर और अपने बेटे को खोकर बहुत हताश हो जाती है और गांव से जंगल की तरफ जाकर खाई में कूदकर अपनी जान दे देती है। सरला मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। अब इन गांव वालों को मुझसे कौन बचाएगा? इन गांव वालों ने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया था, अब यही मुझे मेरे चिंटू को मिलाएंगे। चुड़ैल जंगल से सीधा अपने जले हुए घर में जाती है और वहां रहने लगती है। सरला के घर के पास से जो कोई भी गांव वाला जाता, सरला उसके पास जाती और उससे अपने बेटे के बारे में पूछती। बोल मेरा बेटा कहाँ है, जल्दी से बोल, नहीं तो अभी मैं तेरा कुचुम्बर बना दूंगी। चुड़ैल को देखते ही गांव वालों की बोलती बंद हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल उनके पास से कोई जवाब नहीं पाती, उस गांव वाले को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। सभी गांव वाले चुड़ैल के आतंक से परेशान हो चुके थे। तभी एक दिन मुखिया जी विकास से कहते हैं, विकास, मुझे तो लगता है हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल के बेटे को हमें वापस कर देना चाहिए। हमारी एक गलती की वजह से हमारे कितने गांव वाले मारे गए। मुखिया जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर हम उसके बेटे को उसे सौंप भी दें तो क्या वह हमें छोड़ देगी? हम ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी, इसलिए चुपचाप बैठने में ही हमारी भलाई है। मुखिया जी भी विकास की बात सुनकर सरला के बेटे को लौटाने की बात छोड़ देते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया की बेटी लता प्रेग्नेंट अवस्था में डिलीवरी के लिए गांव के रास्ते से अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी अचानक रास्ते में गाड़ी के सामने सरला की चुड़ैल आ जाती है। लता का पति चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो जाता है। अरे वाह लता, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। तेरे बाप ने मुझसे मेरे चिंटू को छीना था, अब मैं तुझसे तेरा बच्चा छीनकर उस बुढ़े को सबक सिखाऊंगी। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन आप मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी और सभी गांव वालों ने मिलकर मेरे साथ जो किया है, मैं चाहती हूँ वह तुम्हारे साथ भी हो, तभी ये सब लोग सबक सीखेंगे। चुड़ैल ये कहकर लता के पेट में जादू करती है और उसके पेट से बच्चा निकालकर वहाँ से गायब हो जाती है। लता ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लता की आंख खुलती है, वह उसके पति के साथ घर वापस आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी भी हाल में उस चुड़ैल से मेरा बच्चा वापस चाहिए। आप लोगों की वजह से आज उस चुड़ैल ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। लता अपने बच्चे के लिए दिन रात रोती है। मुखिया को अपनी बेटी का ये हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी मुखिया विकास के पास जाता है। विकास, तुमने सरला के बच्चे को जिसे भी दिया था उसके पास से वापस ले आओ, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे नवासे को मार डालेगी और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मुखिया जी, मैं उसे कैसे वापस ले आऊं? मैंने अपने करीबी रिश्तेदार को चिंटू को बेच दिया था। अभी मैं अगर उसे लेने गया तो वे लोग मुझसे दुगना पैसा मांगेंगे और मेरे पास तो सभी पैसे खत्म हो गए। अरे वह दुष्ट इंसान, उस बच्चे पर तुझे दया नहीं आई? तूने पैसे के लिए उसे बेच दिया। ये तुमने बहुत गलत किया, पर मैं अभी तुमसे कोई भी बहस नहीं करूंगा। ये लो पैसा और उसे किसी भी हाल में गांव में वापस ले। विकास पैसे लेकर शहर चला जाता है। रिश्तेदार को दुगने पैसे देकर चिंटू को वापस गांव ले आता है। मुखिया और लता दोनों चिंटू को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी विकास मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं चिंटू को तो वापस ले आया, पर चुड़ैल के पास जाएगा कौन? वह चुड़ैल तो जिसको भी देखती है उसी का कचुम्बर बना देती है। मैं तो उसके आसपास भी नहीं जाने वाला। पिताजी, आप सबको तो अपनी जान की पड़ी है, पर मुझे मेरे जान से ज्यादा मेरी बच्चे की फिक्र है। चिंटू को लेकर मैं जाऊंगी उस चुड़ैल के घर। दूसरे दिन लता चिंटू को लेकर सरला के घर जाती है। घर जाते ही चिंटू अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ, आप कहाँ हैं? मैं आपके पास वापस आ गया। चिंटू की आवाज सुनकर तुरंत चुड़ैल लता के बच्चे को हाथ में लिए वहां आती है। चुड़ैल को देखते ही चिंटू बहुत डर जाता है। आंटी, ये कैसी गंदी औरत है? मुझे आप यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये गंदी शक्ल वाली औरत मेरी माँ नहीं है। चिंटू के मुंह से ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मेरे पिताजी और गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है।
मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन तो वापस नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुमसे ये वादा जरूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे बेटे चिंटू को अपने बेटे की तरह पालूंगी और उसे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चिंटू को तुम्हारे हाथों में सौंप कर मैं निश्चित हुई। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये लो तुम्हारा बच्चा। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती। लता भी अपने बेटे के साथ चिंटू को घर ले आती है और उसे भी अपने बेटे की तरह पालती है। हीरापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। महेश मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन अपने परिवार का अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाता। अगर इसी तरह चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे दूसरा कोई काम ढूंढना होगा, पर अभी तो मुझे मजदूरी करके ही गुजारा करना होगा। महेश घर से निकलकर गांव के रास्ते से काम में जाने लगता है। तभी वह देखता है प्रकाश अचार वाले से बहस कर रहा है। देखो मदन, मैंने अभी तुम्हें 20 रुपए दिया है, पर तुम मुझे अचार दिए बगैर ही यहाँ से भाग रहे हो। भाई प्रकाश, झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम मुझे जो भी बोलोगे क्या मैं मान लूंगा? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा सिर घूम गया तो तुम्हारी खैर नहीं। देखो मदन, मुंह संभाल के बात करो। तुम गांव के अकेले अचार वाले हो, तो क्या तुम हम पर जबरदस्ती करोगे? प्रकाश मदन अचार वाले से पैसे लिए बगैर ही चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से चला जाता है। प्रकाश की बात सुनकर तभी महेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रकाश की बात तो एकदम सही है। मदन गांव का इकलौता अचार वाला है, इसीलिए उसके तेवर ही कुछ ज्यादा हैं। क्यों ना मैं मदन की तरह अचार बेचने का बिजनेस करूं और सभी ग्राहकों को मदन से कम दाम में अचार बेचूं। महेश रास्ते से सीधा बाजार में जाता है और वहाँ से अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाता है। महेश बहुत ही मेहनत से घर में अचार बनाकर दूसरे दिन गांव में बेचने निकलता है। अचार ले लो अचार, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अचार ले लो अचार। महेश को अचार बेचता देख प्रकाश महेश के पास अचार खरीदने आता है। अरे महेश भाई, आम का अचार कैसे दिए? भाई 10 रुपए का 100 ग्राम। बोलो कितनी का दूं? अरे वाह, मदन तो 15 रुपए लेता है। इतना कम दाम? अचार तो ठीक ठाक है ना? भाई एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। एक बार अचार घर ले जाकर तो देखो। प्रकाश महेश से अचार खरीद लेता है और घर चला जाता है। महेश गांव में घूम घूम कर अचार बेचने लगता है। तभी गांव में मदन भी अचार बेचने पहुंच जाता है। मदन महेश को अचार बेचता देख बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे वह बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, तू इस गांव में कहां से टपक पड़ा? इस गांव में सिर्फ मैं अचार बेचूंगा। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अबे चमगादड़ के शकल के, अपना काम से काम रख। तू मुझे मारेगा तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? इसी तरह मदन और महेश में बहुत बहस होती है और उसके बाद दोनों अपने अपने अचार बेचने लग जाते हैं। गांव में पहले से सभी मदन का अचार खाते थे, इसलिए पहले दिन महेश को ज्यादा अचार बेच नहीं पाता और इधर मदन हर बार की तरह अपना पूरा अचार बेचकर खुशी खुशी घर जाने लगता है। वह 2 कौड़ी का महेश मेरे अचार के सामने उसकी अचार फीकी है। वह नहीं जानता मदन के रहते कोई भी उससे अचार नहीं खरीदेगा। इधर महेश दुखी होकर घर वापस चला आता है और रात को खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह महेश गांव में अचार बेचने आता है। पहले दिन जिस किसी ने महेश का अचार खरीदा था वह सब महेश के पास अचार खरीदने आते हैं। अरे वाह महेश भाई, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। तुमने क्या अचार बनाया है? वाह, इसे खाकर तो कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। दो भाई, मुझे 1 किलो अचार पैक कर दो। इसी तरह एक एक करके सभी गांव वाले मदन को छोड़कर महेश से अचार खरीदते हैं। इधर मदन की बिक्री बंद होती जाती है। ये देखकर मदन आग बबूला हो जाता है। ये महेश तो मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। ना रहेगा महेश और ना रहेगा इसका अचार। उसके बाद मजबूरन
सभी गांव वाले मुझसे ही अचार खरीदेंगे। महेश हर बार की तरह अचार बेचकर खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में मदन महेश का गला दबोच लेता है। कुछ देर में महेश की मौत हो जाती है। दूसरे दिन सभी को महेश की लाश मिलती है। अरे कमल, तुझे क्या लगता है महेश को किसने मारा? यार मुझे तो लगता है महेश की जरूर किसी के साथ दुश्मनी थी। हाँ यार, मुझे भी ये महेश कुछ ठीक नहीं लगता था। यार छोड़, हमें इससे क्या। प्रकाश और कमल बातें करते करते वहां से अपने घर चले जाते हैं। महेश भूत बनकर रात में मदन के घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे वे मदन भाई, मुझे 2 किलो अचार चाहिए। अरे भाई, तुम्हें अचार ही लेना था तो सुबह आ जाते, क्यों रात को मेरी नींद हराम करने पर तुले हो? मदन जाकर घर का दरवाजा खोलता है। घर का दरवाजा खोलते ही मदन देखता है उसके सामने महेश का भूत खड़ा हुआ है। अरे बाप रे, दादा रे, ये महेश तो भूत बन गया। बचाओ, मुझे कोई डरावनी शक्ल वाले भूत से बचाओ। अरे वह चुचुंदर, गला फाड़ना बंद कर। तू मुझे मारकर गांव में एक लौता अचार वाला बनना चाहता था ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। महेश मदन को गला दबोचकर मार देता है और उसे काट काट कर अपने अचार में मिला देता है। अब बनेगा सबसे स्वादिष्ट अचार। अब तक सभी गांव वाले मदन के हाथों का अचार खाते थे। कल से मैं उन्हें मदन के शरीर का अचार खिलाऊंगा, जिसका स्वाद वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। दूसरे दिन महेश अचार लेकर गांव में घूम घूम कर अचार बेचने लगता है। अरे वो अचार वाले भैया, तुम इस गांव के तो नहीं लगते। बोलो अचार का भाव कितना है? मैं यह अचार तुम लोगों को मुफ्त में देने आया हूँ। जितना जी चाहे यहाँ से ले जाओ। अरे वाह, तो मुझे 2 किलो पैक कर दो। ना जाने मैं आज किसकी शक्ल देखकर नींद से उठा था। सच में आज तो मेरी लॉटरी लग गई। कमल वहाँ से अचार लेकर अपने घर चला जाता है। गधे के बच्चे, तू कितना लकी है वह तो तुझे रात में ही पता चलेगा। रात होने पर महेश कमल के घर जाता है। अरे ओ कमल, जल्दी बाहर आ। तूने मेरा अचार खाया, अब उसकी कीमत कौन देगा? तेरा बाप। अरे ओ पागल इंसान, तू तो गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था मुफ्त है मुफ्त है, इसलिए मैंने ले लिया। अब तू मुझसे उसकी कीमत मांग रहा है। जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो अभी घूंसा मारकर तेरा दांत तोड़ दूंगा। महेश कमल को गला दबोचकर मार देता है और उसे भी काटकर अपने अचार में मिला देता है। इसी तरह हर रोज महेश गांव में घूमकर अचार बेचता और जो भी उससे अचार खरीदता उसी रात महेश उसके घर पर जाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता, फिर उसे काटकर अपने अचार में मिला लेता। एक दिन महेश अचार लेकर प्रकाश के पास आया। अरे वाह प्रकाश भाई, ये लो अचार। आपको मैं आज ये अचार मुफ्त में दे रहा हूँ। नहीं भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी अचार आज मुफ्त में भी नहीं चाहिए, तुम वापस ले जाओ। महेश प्रकाश की बात सुने बगैर ही उसके हाथों में अचार देकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे तो इस अचार वाले में खोट लग रही है। प्रकाश अचार को अच्छी तरह देखने लगता है। मुझे तो लग रहा है अचार में ही कोई समस्या है। मुझे अभी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, नहीं तो सभी गांव वालों की तरह मैं भी न गायब हो जाऊं। प्रकाश उस अचार को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाता है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कैसे हो प्रकाश? और अचानक यहाँ आने का क्या कारण है? प्रकाश बाबा को सारी बातें बताता है और वो अचार तांत्रिक के हाथ में देता है। तांत्रिक उस अचार को देखते ही जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, ये कैसा घोर अनर्थ है। क्या हुआ बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रकाश, इस अचार के अंदर किसी ने इंसानों का मांस मिलाया है। मुझे तो लगता है वह अचार वाला इंसान नहीं, शैतान है। बाबा ठीक कह रहे हैं, वह शैतान हमारे सभी साथियों का अचार बनाकर बेच रहा है। रुको, मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ। शागला बूम बूम, जानी जानी इस बाबा, आजा शैतान, जल्दी से मेरे पास आजा।
तांत्रिक के मंत्र पढ़ना खत्म होते ही वह भूत वहाँ पर हाजिर होता आजा है। शैतान, जल्दी से मेरे पास आजा। भूत कहा था और मुझे भला बुरा कहने लगे। अब ये सभी समझ जाएंगे कि जब अच्छा इंसान एक पापी शैतान बन जाता है तो अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। ए दुष्ट पापी शैतान, तू कई लोगों के लिए पूरे गांव को सजा देगा। तेरा यह निर्णय मैं नहीं मान सकता। तू वैसे ही बेगुनाहों को नहीं मार सकता। मैं तुझे यह नहीं करने दूंगा। तांत्रिक भूत को अपनी बातों में फंसलाते हुए उसके ऊपर पवित्र जल छिड़क देते हैं। गंगा जल छिड़कते ही भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।